नमस्ते विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था डबल इंटीग्रल और जो कंप्लीट हो चुका था। डबल इंटीग्रल में हम लोगों ने कई प्रकार के सवाल पढ़े थे। लिमिटों का क्रम परिवर्तन, ध्रुवीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक। तो इस टाइप से हमारा डबल इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो पार्ट रहेगा, नया पार्ट रहेगा, उसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल यानी त्रिक समाकलन। त्रिक समाकलन को सॉल्व करने के लिए हम उसी विधि का उपयोग करेंगे जो हमने डबल इंटीग्रल में की थी। उसी प्रकार से करना है इंटीग्रेशन भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली के कुछ सवाल लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल। एक्सरसाइज सेकंड डी है आपकी ये, और मैं प्रश्नावली का सबसे पहला सवाल है। सवाल है हमारे पास -a to a, -b to b और -c to c। फंक्शन दिया हुआ है x², y², z²। ये फंक्शन है और साथ में चल रहा है हमारे पास dx, dy और dz। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होता था, तो वहाँ पर हम देखते थे कि हमारे पास दो इंटीग्रल के साइन होते थे, दो लिमिट होती थी, और यहाँ पर dx और dy वाला फंक्शन होता था। लेकिन ट्रिपल इंटीग्रल में क्या खास बात होगी? जैसे नाम से विदित है, ट्रिपल इंटीग्रल यानी तीन समाकलन होंगे, तीन लिमिट होगी, और हमारे पास जो फंक्शन होगा वो तीन चर राशियों से मिलकर बना होगा x, y, z, और उसके साथ में उसके अल्फांश लिखे होंगे dx, dy और dz। जिस तरीके से हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, उसी प्रकार से हमें ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा, बाकी आपको 12th क्लास का जो मटेरियल है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे होता है वो तो पहले से ही जानते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, फॉर्मूले वगैरह से भी। यहाँ केवल ये बताया जाएगा कि आप ट्रिपल या डबल को कैसे सॉल्व करें, बाकी फॉर्मूले वगैरह आपको 12th वाला मटेरियल ही पढ़ना है ना। तो देखिए जैसे हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, वहाँ dx और dy वाला टर्म्स होता था। dx के लिए पहली वाली लिमिट है, dy के लिए सेकंड वाली लिमिट है, और dz के लिए थर्ड वाली लिमिट है। तो हम सवाल की जो शुरुआत करते थे डबल इंटीग्रल में, पीछे से शुरुआत करते थे, तो बिल्कुल सही सेम पैटर्न यहाँ पर अपनाएंगे। ट्रिपल इंटीग्रल में भी आपको सवाल को जो स्टार्ट करना है पीछे से स्टार्ट करना है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो आप इंटीग्रेशन की पहले पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, वो अगर अप्लाई हो रही हैं तो आप उनको जरूर अप्लाई करेंगे। जैसे हमने वहाँ पर एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर -a to a कोई लिमिट हो और हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, सवाल दिया है, तो हम उसको परिवर्तित कर सकते थे इस टाइप से। लिमिट 0 to a बना सकते हैं, परंतु दो बाहर निकालना पड़ेगा, और बाकी फंक्शन क्या होगा f(x, dx), यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं। हम लिमिट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगा रहे हैं। -a to a अगर होती थी तो हम 0 to a कर लेते हैं उसको, और 2 बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रही है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर लिख दिया, और इसको अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले -a to a जो लिमिट है हमारी, इसे हम वैसे ही छोड़ रहे हैं। सेकंड लिमिट है -b to b, इसे भी वैसे ही छोड़ रहे हैं। और जो थर्ड लिमिट होती है और उसका जो फंक्शन होता है उसको हम ब्रैकेट में लेते हैं। -c to c फंक्शन है हमारे पास। ये तरीका होता है इंटीग्रेशन को करने का, ज़्यादा शॉर्ट में आपको नहीं करना है। और इसके साथ में थर्ड वाला यानी dz लेंगे, कोष्टक बंद, और बाहर रहेगा आपका dx और dy वाला फंक्शन। तो इस तरीके से आपको पहले सवाल को सेट करना है, जमाना है उसको। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, जो ब्रैकेट में लिया है, ये -c to c जो लिमिट है मैं दो बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये लिमिट जो है वो क्या बन जाएगी, ये जो लिमिट है वो बन जाएगी 0 to c
और हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, डी जेड, और पीछे क्या चल रहा है हमारे पास, डी एक्स और डी वाई। आगे कर रहे हैं सॉल्व, माइनस ए टू ए, अगली लिमिट माइनस बी टू बी, कोष्टक। अब देखिए यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जेड के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स और वाई वाले जो टर्म्स है वो कांस्टेंट माने जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन से। यहाँ वाई स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब फंक्शन है जेड स्क्वायर, तो यहाँ तो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड क्यूब अपॉन 3, और उस पर लिमिट क्या चल रही है, उस पर लिमिट जो हमारी चल रही है वो चल रही है 0 to c, ठीक है। और पद कौन सा है, एक dx वाला पद है हमारे पास और एक dy वाला पद है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पीछे से शुरुआत की सवाल को सॉल्व करने के लिए। dz को हमने अंदर ले लिया और z के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। x और y को हम कांस्टेंट लेंगे, dx वैसे ही है, dy वैसे, इसका इंटीग्रेशन किया, dx dy वाले टर्म्स वैसे ही रह गए। अब क्या करेंगे, अब लिमिट पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैं मिटा देता हूं। तो ये फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, 2 लिमिट माइनस a टू a माइनस b टू b। अब देखिए लिमिट रखना है हम 0 to c, तो ये जो लिमिट रखी जाएगी वो z के स्थान पर रखी जाएगी। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जेड, यानी एक्स स्क्वायर जेड की जगह पर क्या आ जाएगा c, प्लस आगे क्या आएगा, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, जेड की जगह पर क्या आएगा c, आगे है z क्यूब अपॉन 3, तो ये क्या बनेगा, c क्यूब अपॉन 3। इसके बाद हम अपर लिमिट रखने के बाद लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो यहाँ z है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी z है तो 0, तो जो लोअर लिमिट है वो कोई काम की नहीं है। और आगे के पद बचे हैं हमारे पास dx और dy, ठीक है। तो ये हमने उसको पीछे से सॉल्व किया और z के लिए सॉल्व हो चुका है। सभी सवालों में सेम पैटर्न रहेगा, केवल आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देखिए अब हम कर रहे हैं इसे y के रिस्पेक्ट में, पीछे से शुरुआत करते हैं, 2 क्या पद रहेगा, माइनस a टू a, फिर हम इसे कोष्टक में लेंगे, लिमिट है हमारी माइनस b टू b, और हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर c वाई स्क्वायर c जेड क्यूब अपॉन 3, ये फंक्शन है। और यहाँ चल रहा है हमारे पास dy और dx को कहाँ कर देंगे हम, बाहर। सारे सवालों में हम पीछे से शुरुआत करते हैं, पीछे से लेकर इंटीग्रेशन को सॉल्व करते करते आगे तक आते हैं। तो देखिए यहाँ फिर लिमिट माइनस b टू b है, तो इसको 0 to b बनाएंगे, 2 बाहर करेंगे इसमें से, तो ये 2 गुणा 2 हो गया, माइनस a टू a, ठीक है। अब लिमिट क्या बन गई हमारी, 0 to p एक्स स्क्वायर c वाई स्क्वायर c जेड क्यूब अपॉन 3, है ना। और यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास, dy और dx। अब इंटीग्रेशन कर देते, ये तो 4 हो गया, माइनस a टू a। देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। y के रिस्पेक्ट में करना है तो x और जो z रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे इस बार। तो x कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर c पूरा ही कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर c, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में, साथ में क्या आएगा, y आएगा, प्लस वाई स्क्वायर c का करना है तो c तो पहले से ही है कांस्टेंट है, y स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, y क्यूब अपॉन 3, प्लस z क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट है, मैंने बताया y के रिस्पेक्ट में करना, तो z क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट, और एक बचा, एक का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, y। अब इस पूरे पे लिमिट क्या चल रही है हमारी, लिमिट चल रही है 0 to b, और पीछे क्या चल रहा है अब हमारा dx। तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं, 4 माइनस a टू a। अब लिमिट रखना है, किसके स्थान पर रखना है,
y के स्थान पे रखना है, तो क्या बनेगा देखिए एक्स स्क्वायर c और y की जगह पे लिख दिया हमने b, ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस ऐसे ही आगे c/3 तो कांस्टेंट है, y की जगह पे b रखना है तो b की पावर 3 हो जाएगी, प्लस z³ तो हमारा पहले ही चल रहा है, और y की जगह पे क्या लिखना है, b लिखना है, b लिख दिया। और अब लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए यहाँ पर y रखेंगे 0 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0, तो लोअर लिमिट में फिर कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर हमारा कौन सा टर्म्स रह गया, x वाला टर्म्स अभी हमारा बाकी है। तो हमने देखिए z के लिए सवाल को सॉल्व कर दिया पहले, फिर y के लिए सॉल्व कर दिया, और अब किसके लिए हम सॉल्व करेंगे, x के लिए। एक मैं यहाँ से बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सवाल है, जैसे आप डबल इंटीग्रेशन में करते हैं बिल्कुल ही वैसे ही करना है, बस इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए कि किस चीज को हम कांस्टेंट ले रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखिए अब सवाल बन गया हमारा -a to a, सवाल है x² cb प्लस cb³ प्लस z³ और साथ में चल रहा है हमारे पास dx, ठीक है। तो dx वाला टर्म चल रहा है, अब x के लिए हमें सवाल को सॉल्व करना है। देखिए x के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो फिर वही लिमिट, इसको क्या बनाना है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट क्या बनाते हैं 0 to a, और फंक्शन है हमारे पास x² cb³ z³b/3 और साथ में dx, और साथ में क्या चल रहा है dx। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है, देखिए तो b और c जो लिखा है वो तो कांस्टेंट है, bc मैंने पहले लिख दिया। x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x³ x के रिस्पेक्ट में करना था तो x³ प्लस यहाँ देखिए cb³ ये तो पूरा एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, प्लस यहाँ पर देखिए z³b/3 कांस्टेंट है, पूरा बाहर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे x। लिमिट क्या चल रही है हमारे पास 0 to a, लिमिट रख देते हैं, देखिए तो bc a³ x की जगह पर a रखना है, x की जगह पर हमने a रख दिया, a³ हो गया, प्लस cb³ x की जगह पर फिर a रख देते हैं, अपॉन में क्या चलेगा 3 चलेगा, प्लस z³b x की जगह फिर a रख देंगे, और अपॉन में क्या चलेगा 3 चलेगा, और इधर 0 है सारी लिमिट, x की जगह 0 रखने पर सारी लिमिट 0 बन रही है। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 8/3 हो गया, ये सभी में से 3 कॉमन ले लिया, ऊपर से देखिए a b c सभी में मिल रहा है, सॉरी ये z कहां से आ रहा है z नहीं आना चाहिए, z गलत आ रहा है। अच्छा वहां पर अपन ने लिमिट रखी तो शायद अपन मान नहीं रख पाए, इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत आ रहा है ऊपर से, ये शायद हमने लिमिट का मान यहाँ पर नहीं रखा, z की जो लिमिट थी क्या आना चाहिए, यहाँ पर c³ आना चाहिए, है ना, c³ ये क्या आएगा, यहाँ पर c³ आएगा। हमने जब z की y की लिमिट रखी, सॉरी z की लिमिट रखी तो हम z ही रखते चले गए, c नहीं रखा, वहां पर c³ आएगा। इनमें से कॉमन निकाला हमने तो क्या कॉमन आ रहा है, abc कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहाँ a² बचा, यहाँ क्या बचा b² बचा, और यहाँ पर क्या बचा c² बचा, तो ये हमारा फाइनल आंसर 8/3 abc a² + b² + c², ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सवाल को पीछे से करते हुए लाना है, पहले आप z के रिस्पेक्ट में करें, फिर आप उसको y के रिस्पेक्ट में करें, ठीक है, और उसके बाद आप x के रिस्पेक्ट में करें। अगर dx dy dz लिखा जैसा क्रम लिखा है वैसे ही आपको सॉल्व करना, शुरुआत पीछे से करना, ठीक है। ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्नावली के कुछ और सवाल लेते हैं। अब जो एक टाइप के सवाल हैं लगभग उनको थोड़ा कम लेंगे। फर्स्ट का जो बी है आप लोगों को सॉल्व करना है। एक सवाल मैं सेकंड में से ले लेता हूं, तो सेकंड का बी ले रहा हूं मैं, क्योंकि ए सवाल ए नंबर का जो सवाल है बिल्कुल जस्ट अभी मैंने करवाया उसी टाइप से।
बी है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। सवाल है x प्लस वाई। यहां देखिए z की वैल्यू 0 दे रखी है, यानी z यहां पर नहीं, x और y में ही पद है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? पीछे से z से शुरुआत करेंगे। तो कैसे करेंगे? लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है हमें। 0 to 1 लिखने का तरीका देखिए, कोष्टक में लेंगे 0 to 1 x प्लस वाई, और उसके साथ में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उनको अलग कोष्टक में ले लेते हैं। और पीछे की तरफ क्या मान रहेगा? dx और dy। लिमिट है हमारी 0 to 1, 0 to 1, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। x का क्या होगा? x कांस्टेंट है, अंदर क्या आएगा? z। y कांस्टेंट है, अंदर क्या आएगा? z। लिमिट चल रही है 0 से लेके, पीछे चल रहा है हमारे पास dx और dy। लिमिट पुट कर रहे हैं 0 to 1, 0 to 1, z की जगह पर पुट कर दिया x और यहाँ पर आया y। दूसरी लिमिट रखने से कोई फायदा नहीं है, बचेगा dx और dy। तो हमने z के रिस्पेक्ट में इसको पुट कर दिया, z के रिस्पेक्ट में पुट किया, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया x z प्लस y z। लिमिट है 0 to 1 dx dy। z की जगह पर वैल्यू पुट कर दी हमने x, और यहाँ पर भी पुट कर दी y, और हमारा फंक्शन देखिए सवाल वैसा का वैसे ही वापस आ गया। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था हमने, लिमिट रखने पर वापस वही चीज आ गई। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सवाल को मैं वापस लिख लेता हूँ। जीरो टू वन x प्लस वाई, और dy के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, अंदर क्या रहेगा? dx रहेगा। सॉरी, बाहर क्या रहेगा? dx। तो y के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लिमिट हमारी क्या चल रही है? 0 to 1। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x y आएगा, और y का करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। लिमिट क्या चलेगी? 0 to 1 चलेगी और dx चलेगी। लिमिट है 0 to 1, y की जगह पे 1 पुट कर दे तो यहाँ तो आएगा x, और यहाँ आएगा 1/2, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास? dx। अब x के रिस्पेक्ट में कर दे तो x का क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2। इसका क्या आएगा? 1/2x। लिमिट क्या चल रही है? 0 to 1, 1 पुट कर दो, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1। काफी इजी सवाल है, आंसर मैच करा लेते हैं सवाल को। सेकंड डी का बी का सेकंड का बी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए इस तरीके से बड़े आसानी से आप इंटीग्रेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कांस्टेंट किसको लेना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, बाकी जो भी फंक्शन है वो कांस्टेंट में काउंट होंगे। आगे लेना है प्रश्नावली का थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सवाल थे। इसका ए वाला पार्ट करेंगे आप। 3rd नंबर का सवाल ले रहा हूँ, 3rd का ए करा रहा हूँ, बी आपको करना है। लिमिट है हमारे पास 0 से 2, ठीक है। दूसरी लिमिट है 0 to 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरी लिमिट है 0 to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4, ठीक। dx, dy और dy ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, लिमिट हमें दी हुई है। इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, पीछे से शुरुआत करेंगे। थोड़ा लेंथी हो सकता है सवाल, थोड़ा ध्यान से इसको करना। सबसे पहले जो आगे की लिमिट है उनको वैसे ही छोड़ते हैं, और अब ब्रैकेट लगाकर 3rd लिमिट को ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 लिमिट अलग है, और dz के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोष्टक में ले लेते हैं, और ये dx और dy जो रहे हमारे बाहर की तरफ। अभी तक यही पैटर्न अपनाया, सेम पैटर्न यही चलेगा। आगे देखिए
लिमिट है हमारे पास 0 से 2, ठीक है। दूसरी लिमिट है 0 टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और z का जब इंटीग्रेशन करेंगे dz का तो आएगा z, और इस पे जो लिमिट रहेगी वो रहेगी हमारी 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4, और साथ में क्या चलेगा हमारे पास dx और dy वाला टर्म्स। आगे देखिए, दोनों लिमिट को वैसे ही छोड़ रहे हैं, और ये लिमिट हम पुट कर देंगे। तो z की जगह पे पुट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, और साथ में चल रहा है हमारे पास dx और dy वाला टर्म्स। तो ये हमने z के रिस्पेक्ट में कर दिया है, dz को अंदर ले लिया, इसकी लिमिट ले ली साथ में, dz का इंटीग्रेशन z हुआ, और z की जगह पर हमने हमारी लिमिट पुट कर दी। 0 रखेंगे तो 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं। अब फंक्शन रह गया हमारे पास dx और dy। अब हम इसको ले रहे हैं, ये ट्रिपल इंटीग्रल जो था वो अब डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। डबल से हम इसको सिंगल में करेंगे, सिंगल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न में अब जो डबल इंटीग्रेशन हमारा आ गया है, इसको मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं और फिर डबल इंटीग्रल की तरह इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या सवाल एक बार हम बता लें, 0 से 2 लिमिट है, अगली लिमिट है 0 से 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास अब फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1/4 जो चल रहा है वो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है dx और dy, ये हमारे पास फंक्शन। देखिए अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिमिट है 0 से 2, ये मैंने कोष्टक लगा दिया, लिमिट ले ली 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिखने का तरीका होता है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, और ये आपने पहले dy लिया, कोष्टक लगाया, और dx को किया बाहर, ठीक है। तो इस चीजों का आपको ध्यान देना है विशेषकर, कि इसमें थोड़ी सावधानी रहे। अब इस इंटीग्रेशन को हम बड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। थोड़ा अच्छा इंटीग्रेशन है ये, थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत भी आ सकती है कई बच्चों को। 1/4 लिमिट हमारे पास है 0 से 2, और हम अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट। या देखिए y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x को कांस्टेंट माना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को तो वैसे ही छोड़ देंगे, और उसके साथ में 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा y के रिस्पेक्ट में y। इधर y स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा y³ 3, ठीक है। और लिमिट उस पर क्या चल रही है 0 से अंडर रूट, थोड़ी लिमिट टफ है, इसको बड़ी सावधानी से आपको सेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से गड़बड़ होता है सवाल। 1/4 लिमिट है 0 से 2, और अब ये जो लिमिट थी वो y की लिमिट थी, तो हम y की जगह पर इसको पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या टर्म्स बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर y यानी y की जगह पर ये पूरा लिखा जाएगा क्या, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा लिख दिया, प्लस y³। तो देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर देखो 1/2, तो ये और क्यूब ये है, तो मिलके हो गई 3/2, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। ये पूरा किसके साथ में है, dx के साथ। ये फंक्शन हमारे पास dx, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने क्या किया, केवल इंटीग्रेशन किया और y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। y की जगह पे ये पूरा आ गया, ये y की पावर 3 थी, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 3/2। तो अब जो ट्रिपल इंटीग्रल था वो डबल में बना, और डबल वाला अब सिंगल में बन चुका है। सिंगल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस पैटर्न को मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, और उसके बाद इसको पूरा सॉल्व। ये टर्म्स आया हमारे पास 1/4, लिमिट है 0 से 2, और हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो 2 पार्ट में है, तो हम दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग सॉल्व करेंगे। और इसके साथ में ले लिया मैंने dx, ठीक है। एक पार्ट तो मैंने ये बना दिया,
और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, 1/4 गुणा 3, 4 तो ये वाला 1/4 और 3 ये आ रहा है, तो 4/3 सॉरी 1/4 की 12 आ जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास, 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में क्या चल रहा है d। ये इंटीग्रेशन में अलग बना देता हूँ, इस पर लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर 2। ठीक है, तो दो इंटीग्रेशन हमने बना दिए, दोनों इंटीग्रेशनों का सॉल्व देखिए। तो ये तो है आपके पास 1/4, कांस्टेंट नंबर पहले बाहर निकालते हैं, फिर सवाल को एक साथ ही सेट करते हैं। एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में है dx प्लस ये बाहर आ जाएगा 1/12 हो गया, ये लिमिट 0 से 2 है। सवाल है हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में क्या चल रहा है, ठीक है। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो हमने 12th क्लास में काफी सॉल्व किए हैं। इस टाइप के अंडर रूट में कोई भी सवाल फंसता है तो हम कुछ लेट कर लेते हैं, और जो लेट करते हैं वो कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते हैं, यानी कि x = sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो ये इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये 12th क्लास का पार्ट है। माइनस होता है तो क्या लेते हैं बीच में, अगर माइनस साइन आ जाए तो हम या तो साइन लेते हैं या कॉस लेते हैं, प्लस आ जाए तो हम tan लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे x² है, तो अगर मैं साइन लेता हूँ x = क्या लेता हूँ, साइन थीटा लेता हूँ, ओनली साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी सरसमीका हमारी नहीं बन पाएगी। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर क्यों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, है ना। लेकिन 1 तो यहाँ बच जाएगा, फिर भी इसमें 2 अटका रहेगा, तो यहाँ पर हम 2 और ले लेते हैं साथ में, x = 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, माना x = 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये आपको 12th क्लास में बता रखा है पार्ट, जो भी आप मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। dx = 2 into साइन स्क्वायर थीटा का करोगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, 4 सॉरी डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 4 साइन थीटा cos थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो देखते हैं फंक्शन क्या बनता है हमारे पास। जब भी हम कुछ मानते हैं लिमिट चेंज होती है, लिमिट को बाद में देखेंगे क्या चेंज हो रही है, पहले वैल्यू पुट कर लें। एक्स स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और साइन की पावर कितना आ जाएगा, 4 थीटा, ठीक है। अंदर 2 इंटू एक्स की जगह पर रखोगे तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 साइन 4 थीटा, ये टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर साथ में dx तो क्या आएगा, dx की जगह पे ये लिखेंगे क्या, 4 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा, ये पैटर्न आएगा। ये अभी एक ही फॉर्म आया, केवल पहला वाला पद ही आया, ठीक है। इसको हम, ये पहला पद है ना, तो पहले पद में हम अब ऐड तो करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 देके छोड़ देते हैं, और हमने इसका पहला पार्ट ले लिया, इसको हम दे देते हैं ए नंबर दे देते हैं ना, ए कर देते हैं, ए पार्ट हो गया। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली बात कर, और बी पार्ट किसको दे देंगे, इसको दे देंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ऐड करके, है ना। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, क्या आएगा 1/12, लिमिट बाद में देखेंगे इसकी भी, ये क्या बनेगा 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 साइन 4 थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है 3/2, और dx यानी कि वही 4 साइन थीटा cos थीटा d थीटा, और ये बन गया हमारे पास b पार्ट। तो जो इंटीग्रेशन था हमने उसको 2 पार्टों में तोड़ दिया, समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 1 a और b, ठीक है। इसको हम कहाँ पुट करते हैं, a में पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है।
हाँ एक बार लिमिट देख लेते हैं, लिमिट चेंज होके क्या आएगी वो देख लेते हैं। ये जो माना है इसको भी मैं अभी मिटा रहा हूँ, लिमिट रख देते हैं, है ना। यहाँ देखिए मैं लिमिट सेट कर दूं पहले। देखिए हमने माना है, या लिमिट के लिए मैं लिख रहा हूँ x इजिकल टू क्या माना था, 2 sin स्क्वायर थीटा। हमारी जो लिमिट थी वो थी 0 से लेके 2 तक। तो अगर मैं 2 पुट कर दूं तो आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, x की जगह पर 2 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, sin स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। थीटा में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/2। और 0 रख दोगे तो 0 किसकी होती है, 0 की, यानी लिमिट जो बनी वो बनी 0 to π/2। ठीक है, यहाँ का लिमिट भी कंफर्म हो गई। तो अब हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। यहाँ लिख दूं पहले तो लिमिट 0 to π/2, ये भी लिमिट 0 to π/2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और क्या चीज बाहर निकल रही है, इसको हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला पद, यहाँ देखिए ये एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1/4 लिमिट 0 to π/2। ठीक है, देखिए ये 2 दूनी 4 बनेगा, 4 इसमें से कॉमन आएगा, रूट के बाहर 2 आएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये मैंने 32 लिख दिया। देखिए इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, रूट के बाहर बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा एक बार, 4 बार ये रहा 5 और एक ये रहा 6 बार। तो साइन थीटा आ गया हमारे पास कितनी बार, 6 बार। अब बात करते हैं कॉस की। देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन निकल ही चुका, अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। तो रूट के बाहर कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा आपको ये दिया, तो ये बन गया आपके पास cos 2 थीटा और साथ में d थीटा। ये पूरा पैटर्न हो गया, सभी का काम हो गया। नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाला चल रहा है हमारे पास 1/12 पहले से ही है, लिमिट 0 to π/2 भी पहले से ही है। कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ देखिए इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकल के क्या बनेगा, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 2 पे घात 3 लग गई, 2 पे घात 3 का मतलब होता है 8 और ये 4, 8 चौक 32, 32 आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 32 आएगा। अब बात करते हैं साइन की। साइन स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया, स्क्वायर आएगा तो 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा, क्यूब और ये साइन मिलके हो गए साइन 4 थीटा। साइन की पावर कितनी हो गई, 4 थीटा। कॉस की बात करते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटेगा कॉस क्यूब थीटा और ये कॉस मिलके कॉस 4 थीटा और ये 3 थीटा। तो ये टर्म्स हमारे पास अब आ गया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या बन गया, 4 से 32 को काट देते हैं तो 8 ही आएगा, लिमिट है 0 to π/2, साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 2 थीटा और साथ में d थीटा प्लस 4 से काट दें इसको, 4 × 32, 4 तिया वाला, लिमिट है 0 to π/2, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा और d थीटा। ठीक है, अब देखिए अब ये गामा फंक्शन बन रहा है क्योंकि लिमिट 0 to π/2 है। गामा फंक्शन हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, 8 बाहर चल रहा है, गामा फंक्शन इसमें लगाए तो क्या आएगा 6 + 1 अपॉन, अगला पद क्या आएगा 2 + 1 अपॉन, और नीचे क्या आएगा 2 गामा 6 + 2 + 2 अपॉन। ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, सभी को याद होना चाहिए फंक्शन सूत्र, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, m + 1/2 n + 1/2 2 गामा m + n + 2/2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। कब लगाएंगे, जब लिमिट 0 to π/2 हो, साइन की पावर m थीटा और कॉस की पावर n थीटा d थीटा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, m की जगह 6 है, n की जगह 2 है और इस फॉर्मूले में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पर 8/3 तो पहले से ही गामा फंक्शन लगा दें यहाँ पर, ये क्या आएगा 4 और 1 5, सॉरी 4 + 1/2, ये भी कितना आएगा 4 + 1/2, नीचे क्या आएगा 2 गामा
4 + 4 + 2 अपॉन ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। 8 गुणा ये हो गया हमारे पास 7/2, ये हो गया हमारे पास 3/2, ये हो गया हमारे पास 10/2, इधर चल रहा है हमारे पास 8/3, ये हो गया 5/2, ये भी हो गया 5/2, 2 कॉमा ये हो गया 10/2। तो ये गामा फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए। ऊपर वाला पैटर्न मिटा देता हूँ। आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कैलकुलेशन में क्या आएगा। 2 से सबसे पहले 8 को काट देते हैं तो ये आएगा 4 आ गया भाई। 7/2 को कैसे खोलोगे? 7/2 आएगा 5/2, 3/2, 1/2 और √π। 3/2 कैसे खोलेगा? 1/2 √π। बटे में क्या चल रहा है? 2 से 8 को काट दिया था, 10 में 2 का भाग लगेगा तो गामा 5 आएगा। 5 कैसे खोलेगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इधर का तो हो चुका, इधर का देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 से ये 8 कट रहा है तो ये 4 बचा, 4/3 हो गया और बाकी में गामा फंक्शन लगाते हैं। 5/2 कैसे खुलेगा? 3/2, 1/2 √π। फिर 5/2 है तो 3/2, 1/2 √π बटे 10 है, 2 का भाग लगाओगे 5 आएगा तो 5 कैसे खुलेगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये खुल गया। खटापीटी कर ले। देखिए 4 और 3 से ये 4 और 3 कैंसिल हो गए, अंदर बचा 5, √π का √π में गुणा पाई और गुणा में क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस इधर देखते हैं 4 3 से ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देते हैं तो √π का √π में गुणा पाई आ गया। नीचे क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 5 पाई और पाई जोड़ के बन गया 6π/32। इसको अब हम 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 कम 2 और 2 6 12 यानी 3π/16 हमारा आंसर निकल गया है। इस सवाल के आंसर को मैच कराते हैं फिर देखते हैं आगे। ये था हमारा सवाल सेकंड डी का। तीसरा सवाल 3π/16 बिल्कुल सही आंसर आया। तो देखा आपने थर्ड इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल को हमें कैसे सॉल्व करना है। पीछे से सवाल को सॉल्व करते हुए आना है, वो डबल इंटीग्रल बन जाएगा। डबल इंटीग्रल से वो सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंगल को हम आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो पैटर्न है हमारा वो पुराना ही पैटर्न है, यानी 12th क्लास में जिस तरीके से इंटीग्रेशनों को सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करना है। गामा फंक्शन आपको कहाँ अप्लाई करना है ये चीज़ मैं बिल्कुल आराम से और बहुत बड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको बता चुका हूँ। लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए, साइन और कॉस के टर्म्स होने चाहिए, गामा फंक्शन अप्लाई हो जाता है। ज़्यादातर सवालों में यहाँ पर गामा फंक्शन ही अप्लाई होगा, है ना, कैलकुलेशन में। तो इस टाइप के सवालों को आपको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के प्रश्नावली के कुछ और भी सवाल इसमें हैं, उनको अच्छे सवाल हैं, और कुछ इबारती सवाल भी आएंगे जिसमें हमें लिमिट बनानी पड़ेगी, एक डायग्राम दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डबल इंटीग्रेशन में भी किए थे। कोई लिमिट दी हुई होती थी, कोई फंक्शन दिया होता था या कोई वक्र का समीकरण दिया होता था, हम उसकी लिमिट निकालते थे खुद और डायग्राम से और फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे। वही पैटर्न हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नावली के कुछ सवाल लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।